नमस्कार। वेलकम टू इंग्लिश फॉर एवरीवन। माय नेम इज रतनलाल शर्मा। आज मैं आपको एक बहुत ही रोचक टॉपिक और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक सिखाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और इसे समझें और आगे बढ़ाएं। आइए आज मैं आपको टेंस के दूसरा भाग प्रेजेंट टेंस का, प्रेजेंट इंडेफिनिट का दूसरा भाग है प्रेजेंट कंटिन्यूस, जो मैं अब आपको कराने वाला हूँ। ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है, बहुत ही अच्छा समझ में आएगा आपको, और इसका हम यूज़ क्यों करते हैं ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन पहले आइए, तो आज का हमारा जो टॉपिक है ये है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूस, कंटिन्यूस को प्रोग्रेसिव भी कहते हैं। कंटिन्यूस, कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। ये क्या होता है कि वर्तमान में इस समय जो काम हमारी नज़रों के सामने हो रहा है, या जो हम बोलते समय, जो हम बोल रहे हैं इस समय में जो कुछ हो रहा है, घटना जो घटित हो रही है, जो भी हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, तो उसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में लिखेंगे। और ये इसके बाद में इसमें यह भी ध्यान रखना है कि कुछ कार्य ऐसे हैं जो वन टाइम जो होता है उसको हम यहाँ इसमें नोट करेंगे। बार बार होने वाला जो होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाता है। तो आइए अब हम इसकी शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यानी चल रहा वर्तमान काल, वर्तमान काल में जो लगातार रूप से कुछ समय के लिए चलता रहेगा, थोड़े समय के लिए जो चलता है उसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में लिखेंगे, और यदि काफ़ी समय तक ये चलेगा तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में फिर जाएगा, जहाँ हमें समय भी दिखाना होगा। लेकिन अब जैसे मान लीजिए कहा जाए कि एक छोटा सा बालक जो है वो रो रहा है, बालक रो रहा है, क्या ये हमेशा करेगा? नहीं। वो अब कर रहा है लेकिन फिर वो नहीं भी करेगा, ये कोई हमेशा करेगा ऐसा तो नहीं है। और दूसरी बात ये, क्या वो रोता ही रहेगा? नहीं। वो अभी रो रहा है लेकिन उसकी ज़रूरत की चीज़ उसको दे दी जाएगी तो फिर वो नहीं रोएगा, रोना बंद कर देगा। तो ऐसा है, ये थोड़े समय के लिए जो हमारी नज़रों के सामने जो कार्य हो रहा है उसके लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। आइए इसे आगे बढ़ाते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तो इसमें सबसे पहले आपको देखना है कि इसकी पहचान क्या होती है। तो इसकी पहचान है, जैसे यहाँ मैं नोट कर रहा हूँ, पहचान, पहचान, पहचान इसकी हिंदी वाक्य की जो पहचान होती है वो मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि हिंदी से अंग्रेजी में जाना है। और ये जो टेंस है, टेंस एक ऐसी चीज़ है जो इंग्लिश सीखने वालों के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो न्यू बिगिनर्स है मेरे, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो स्कूलों में क्लासों में पढ़ रहे हैं, यानी कि क्या कहें, प्रारंभिक कक्षा से लेकर के ये आप आगे जहाँ तक मान लीजिए आपकी पहुँच बनती है किसी भी क्लास के लिए, ये जो टॉपिक मैं आपको बताने वाला हूँ ये सभी में आप काम में ले सकते हैं। यानी जब तक, यानी हर क्लास में ये चीज़ सीखी जा सकती है, हर क्लास में ये चीज़ काम में आने वाली है। ये जरूरी नहीं है कि मान लीजिए कि ये कोई किसी एक निश्चित क्लास के लिए ये जो हम शुरू करें, ऐसा नहीं है। प्रत्येक क्लास में ये चीज़ है और आप सीखिएगा। जैसे जैसे मान लीजिए खास करके हम स्कूल लेवल की बात करें तो 12th तक तो ये चीज़ बिल्कुल चलती है। उसके आगे भी जो है, जैसे किसी भी प्रकार की जो भी वैकेंसी है, मान लीजिए जो भी पेपर्स होते हैं उनके, वहाँ भी जो है पेपर्स में जो भी इंग्लिश के टेंस भरने आते हैं वो भी मैं आपको इसमें सिखाने वाला हूँ, और वो भी आप इसमें सीख सकते हैं। यदि आप इनको पूरा सीख लें तो कहीं भी कोई कमी नहीं आने वाली। आइए आगे देखते हैं। तो पहचान जो इसकी है, हिंदी वाक्य के अंत में, इसकी पहचान कहाँ बनेगी? हिंदी वाक्य के अंत में। हिंदी वाक्य, हिंदी वाक्यों के अंत में
हिंदी वाक्यों के अंत में हिंदी वाक्यों के अंत में जैसे रहा है, रहा है, रही है, रही है, रहे हैं, रहे हैं, रहे हैं, रहा हूं, रहा हूं, रहा हूं, या रहे हो, रहे हो। हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं खुद के लिए, रहे हो सामने वाले के लिए, यू के लिए। तो इसमें ये जो हिंदी वाक्य के अंत में आता है, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रहे हो, ये पहचान है हिंदी वाक्य की जो अंत में आता है। आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं। हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रहे हो आदि शब्द आते हैं। तो ये हो गई हिंदी से अंग्रेजी में जाने की पहचान। अगर हिंदी वाक्य के आखिर में इस प्रकार के अक्सर शब्द आते हैं तो आप इसका जो अंग्रेजी बनाएंगे तो वो कौन से टेंस में बनेगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। इसी को हम कहते हैं प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी, इसी का ही नाम है वो। तो देखिए आगे, अब इसके बाद में अंग्रेजी के वाक्य की पहचान अंग्रेजी से होती है। तो हम क्या करते हैं, एडवर्ब, इसके जो समय सुझाने वाले, समय बताने वाले, समय सूचक जो एडवर्ब हैं वो मैं इसमें बताने वाला हूँ। यानी कि कुछ एडवर्बियल्स जो है या एडवर्ब है, मान लीजिए ये आ जाते हैं इसमें। तो कौन कौन से प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कौन कौन से एडवर्ब या एडवर्बियल्स आने वाले हैं इसमें, जिसके अंत में मान लीजिए या बीच में कहीं भी आपको या शुरू में अगर वो मिलते हैं तो आप समझिएगा कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, दूसरा कोई नहीं। आगे देखते हैं। तो इसके वाक्य के अंदर जो है एडवर्ब जो है, एक तो जैसे कि नाउ, नाउ मीन्स क्या होता है? अब। नाउ आ सकता है, नाउ मीनिंग अब, तो ये आ सकता है। अगर ये नहीं है तो वाक्य के अंत में जैसे एट प्रेजेंट आ जाएगा, PRESENT, एट प्रेजेंट, ये आ सकता है। जैसे एट प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान में, यानी इस समय। अगर ये नहीं आए तो फिर एट दिस मोमेंट आ जाएगा, MOMENT, एट दिस मोमेंट आ जाएगा, यानी इस क्षण, एट दिस मोमेंट, इस क्षण। ये आ सकता है वाक्य के अंत में, ये भी वाक्य के अंत में आ सकता है, ये वाक्य के प्रारंभ में भी आ सकता है तो वाक्य के अंत में भी आ सकता है, और मेन वर्ब के पहले भी आ सकता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद आ सकता है। ये ध्यान रखना है। इसको अलग अलग रूप से इनका यूज होता है। आगे एट दिस मोमेंट, ये भी ये वाक्य के आखिर में आ सकता है। और कई बार तो जहाँ की पुस्तकों की बात करें, किताबों में, यानी कि जहाँ भी जैसे कि रिलेशन कराते हैं, चाहे लिटरेचर की बात हो, चाहे ये जनरल इंग्लिश की बात हो, तो ऐसे में ये वाक्यों के प्रारंभ में भी देखा गया है और अंत में भी इनको देखा गया है, क्योंकि मैंने पढ़ा है इनको। आगे देखते हैं। तो एट दिस मोमेंट ये भी आता है इसमें। अब इसके अलावा देखते हैं तो एट दिस टाइम, यानी इस समय, इस समय। एट दिस मोमेंट का मतलब होता है इस क्षण, और एट दिस टाइम का मतलब होता है इस समय। तो ये क्या है कि वाक्य में आते हैं। तो जब ये वाले एडवर्बियल्स आपको दिखाई दे तो आप समझ लीजिएगा कि प्रेजेंट परफेक्ट, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है ये। तो इसकी ये पहचान है। अगर जैसा कि टेंस पर भरना आता है परीक्षा में, मान लीजिए एग्जाम के अंदर जो होता है, कोई भी एग्जाम, जैसे स्कूल वाले एग्जाम हो, चाहे कॉलेज वाले हो, ठीक है, चाहे मान लीजिए किसी प्रकार का एग्जाम हो, किसी भी सर्विस के लिए मान लीजिए कोई भी पेपर चल रहा है, उसमें भी मान लीजिए, तो ये जो पहचान है इनको आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। या मान लीजिए पहचान वाक्य की कौन बताता है, या तो मान लीजिए इस प्रकार के एडवर्ब या एडवर्बियल्स जो होते हैं वो पहचान बताते हैं, या फिर मान लीजिए जो वर्ब होता है ना उससे पता चलता है, या साथ वाला जो वाक्य होता है ना, साथ में जुड़ करके कभी कभी वाक्य आते हैं, अकेला वाक्य भी आ जाता है और साथ में दो दो वाक्य भी आ जाते हैं। तो साथ वाला वाक्य जो होता है उसके अंदर मान लीजिए प्रेजेंट फॉर्म दिखाया गया है, और
इस प्रकार के एडवर्बियल्स लगा हुआ है दूसरे वाक्य के अंत में, तो फिर जाहिर है ये कि आपको प्रेजेंट टेंस से बाहर पास्ट टेंस में देखना ही नहीं है, फ्यूचर में भी नहीं देखना है, क्योंकि वो इसमें नहीं आएंगे। और बाकी वहाँ आप पढ़ेंगे तो उसकी हिंदी बनाइएगा पहले, बिल्कुल ऐसा नहीं कि उसमें जो समझ में आया वही भर दिया, ऐसा नहीं। उसको समझना भी जरूरी है, समझना जरूरी है, उसके साथ में उसको सही भी करना जरूरी है। आइए लेते हैं आगे। तो ये एडवर्ब है इसके। उसके बाद में जैसे इसमें जो हम मेन वर्ब यूज करने वाले हैं, मेन वर्ब यानी कि मुख्य क्रिया जिसको कहते हैं मेन वर्ब। तो मेन वर्ब मीन्स मुख्य क्रिया होती है मेन वर्ब, यानी कि वर्ब के 3 फॉर्म होते हैं। फर्स्ट फॉर्म का इसमें आप जो है यूज करेंगे, सेकंड फॉर्म का इसमें यूज नहीं होगा, थर्ड फॉर्म का इसमें यूज नहीं होने वाला। तो इसमें क्या करेंगे हम, वर्ब की जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। किसका? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इसमें हम यूज करेंगे। और उसके साथ में हम क्या करेंगे, प्लस में आईएनजी जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे? आईएनजी। तो आईएनजी जब जोड़ेंगे तो वर्ब के आखिर में जो ई होता है उसको हटाकर आईएनजी जोड़ी जाएगी। तो ये ऐसा इसमें है, तो ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद में क्या करना है कि अब जैसे मान लीजिए कि कई बार हम लास्ट वाले अक्षर को दुगना भी करते हैं, डबल करते हैं। जैसे मान लीजिए कि व्यंजन से पहले अगर मान लीजिए स्वर का अक्षर आता है, व्यंजन से पहले स्वर का अक्षर आता है, तो फिर हम व्यंजन को डबल कर देते हैं। जैसे मान लीजिए ट्रेवल लिखना है, ठीक है ना, ट्रेवल लिखना है तो आपको फर्स्ट फॉर्म के अंत में एक एल लिखा हुआ मिलेगा। अगर आप उसको ट्रेवलिंग लिखना चाहते हैं, यदि आप उसको ट्रेवल्ड करना चाहते हैं, पास्ट टेंस फॉर्म बनाना चाहते हैं, तो उसमें एक एल और लिख करके उसके बाद में आप ईडी लगा सकते हैं, तब वो बनेगा। ठीक है ना, इस तरह से आप तो ध्यान रखिएगा। तो अंत में डबल एल करना पड़ेगा। या मान लीजिए कई बार हम जो स्टीर जैसे देखते हैं STIR स्टीर, ठीक है ना, स्टीर का मतलब है झकझोर देना मान लीजिए, या कम या हिलाना। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु, स्टीर का मतलब है जैसे कंपन होना, ठीक है, इस तरह से। तो उसमें जो है STIR होता है। तो आर जो है, आर से पहले क्या है, आई है, क्या है, स्वर है। तो आर को हम क्या करेंगे, डबल कर देंगे, शीटर्ड, STIRRED, सीटर्ड, ऐसे होगा ये। तो इसको आप ध्यान में रखें। और उसके बाद में STI लिख करके डबल एक आर होता है ना, तो उसको हम डबल आर करके आगे कुछ जोड़ना चाहते हैं तब की बात है ये, तो ED लगाएंगे, ठीक है ना, लास्ट में। तो थर्ड फॉर्म या सेकंड फॉर्म बन जाएगा। तो आइए आगे लिखते हैं कि ये तो मेन वर्ब। इसके बाद में हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब। जो हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायता करने वाला, ठीक है ना, हेल्पिंग वर्ब यानी मुख्य जो क्रिया से पहले आता है और सब्जेक्ट के बाद में आता है। तो हेल्पिंग वर्ब जो होता है, ये कहा है क्या क्या है इसमें, एक तो है इसमें इज, एक है इसमें एम, और एक है इसमें आर, ये आर, ठीक है ना। इज किसके लिए लगता है, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। इज लगता है ही के लिए, किसके लिए, ही के लिए। इज लगता है सी के लिए, ठीक है, और इज लगता है किसके लिए, इट के लिए, ये हुआ, ठीक है ना, ये सी इट के लिए इज लगेगा। इसके अलावा मान लीजिए किसी का नाम है, जैसे मान लीजिए हम यहाँ सीता लिखना चाहते हैं, तो सीता के लिए क्या लग जाएगा, इज लग जाएगा। यदि मान लीजिए हम यहाँ मान लीजिए कि कोई पुल्लिंग का नाम लिखना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए कपिल लिखना चाहते हैं, तो कपिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ, कपिल। तो क्या है कि अब कपिल के लिए भी हम क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे, क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये पुल्लिंग है और ये स्त्रीलिंग है। तो इन सब्जेक्टों के लिए हम क्या करेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हम इज का यूज करते हैं, चाहे वो नाउन है या प्रोनाउन है, सिंगुलर होना चाहिए सब्जेक्ट, तो इज लग जाएगा इसमें। और एम लगता है, आपको खास करके बता दें, आई के लिए। किसके लिए लगेगा, आई का मतलब होता है मैं, यानी बोलने वाला खुद के लिए किसका प्रयोग करता है, आई, यानी फर्स्ट पर्सन होने के कारण वो आई का प्रयोग करता है। आई का अर्थ होता है मैं या मैंने, और ही का अर्थ है उसने या उसने, सी का मतलब भी उसने या उसने, ठीक है ना, वह या उसने। तो इट का मतलब है वह या यह है। उसके बाद में सीता और कपिल, ये तो व्यक्ति के नाम है, प्रॉपर नाउन है, ये जो जैसा है नाम वही रहना है। अच्छा, उसके बाद में अब सीता के लिए हम जो है प्रोनाउन लगाएंगे, क्या लगाएंगे, सी लगाएंगे। कपिल के लिए क्या लगाएंगे, क्योंकि लड़का है ये, तो इसके लिए क्या लगाएंगे, प्रोनाउन ही लगाएंगे। और बेजान वस्तु के लिए हम इट का प्रयोग करते हैं, या जानवरों के लिए हम इट का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। या मौसम के नाम के पहले हम इट का प्रयोग कर सकते हैं, मौसम बताने के लिए इट का प्रयोग कर सकते हैं, या टाइम बताने के लिए हम इट का प्रयोग कर सकते हैं,
या हम उस वाक्य के प्रारंभ में कर सकते हैं जिसका कोई सब्जेक्ट न हो, ठीक है ना। लेकिन मौसम और समय के लिए खास करके ध्यान रखिएगा, इसका प्रयोग हम करते हैं। और इसके अलावा एम के लिए आई होगा सब्जेक्ट, आई के लिए लगता है एम, और उसके बाद में आर लगता है किसके लिए, यू के लिए, यू आर जैसे मान लीजिए, ठीक है ना। यू के लिए आर लग जाएगा, और आर लगेगा वी के लिए, वी के लिए क्या लगेगा, आर, वी आर हो जाएगा, ठीक है। और किसके लिए लगेगा, दे के लिए, टी एच ई वाई, दे के लिए क्या लगेगा, आर लग जाएगा। तो ये और क्या लगेगा, अब क्या है कि ये तो हुए प्रोनाउन, ये तीनों ही प्लूरल है, प्लूरल प्रोनाउन है ये। तो आई का बहुवचन क्या होता है, आई का प्लूरल होता है वी। यू अपने आप में प्लूरल है, ये सिंगुलर भी होता है तो प्लूरल भी होता है, लेकिन नियम जो होगा ना वो हम प्लूरल का इसके साथ में शुरू करेंगे। उसके बाद में दे जो है ये ही सीट का प्लूरल होता है। तो ये क्या है कि तीनों ही प्लूरल प्रोनाउन है ये। उसके बाद में क्या है कि आर किसके लिए लगाएंगे, जैसे प्लूरल नाउन जो होता है, जैसे मान लीजिए बुक्स लिखते हैं, तो ये क्या है, ये प्लूरल हो गया, बुक्स किताबें, तो फिर हम क्या करेंगे, आर लगाएंगे, ठीक है ना। या मान लीजिए कई लोग हैं, जैसे मान लीजिए अब अगर हम यहाँ पीपल लिखना चाहते हैं, PEOPLE, पीपल के लिए क्या लगाएंगे, आर लग जाएगा, ठीक है ना। जैसे पुलिस के लिए क्या लग जाएगा, आर लग जाएगा, क्योंकि वो अपने आप में एक प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं, वो प्लूरल नाउन होते हैं, तो हम उसके लिए आर लगाएंगे। तो आपको ये चीज़ पूरी समझ में आ गई होगी। अब आगे देखते हैं। अब इसको नेगेटिव जब बनाएंगे तो नेगेटिव के लिए अब थोड़ा सा मैं ऊपर एकदम ये मिटा रहा हूँ ऊपर से, आपने इसको अच्छी तरह से उतार लिया होगा, देख लिया होगा कि या स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। तो कर लिया है तो आगे मैं नोट करता हूँ। देखिए अब क्या करेंगे, इसको हम आगे बढ़ाएंगे। अब जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ इसमें ये अब जैसे इसमें लिखने वाला हूँ नेगेटिव कैसे बनता है ये। अब हमें क्या लिखना है, नेगेटिव, तो NEGATIVE, नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य, ठीक है ना। नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है, नकारात्मक वाक्य कैसे बनता है। अब देखिए नकारात्मक बनाने के लिए सीधा तो नोट लगेगा नहीं, लग जाता है, लेकिन वो आपको पहले अभी नहीं बताएंगे, वो आपको आगे चलकर बताएंगे, जब लैंग्वेज में आप उतरेंगे ना तब बताएंगे, ठीक है। अभी टेंस सीखना है आपको, तो इसमें हम जो नियम से चला जाता है ना वही नियम ही आपको थोड़ा सा बताएंगे कि नियम से आप वाक्य कैसे बनाते हैं। और नोट सीधा भी लग जाता है, वाक्यों में सीधा भी लगा देते हैं, बिना साइकिल के भी लगा देते हैं, लेकिन वो जगह होती है, जगह लेकर बात होती है। इनकार करने के लिए हम नोट का यूज़ करते हैं, गौरव के बाद में भी कर जाते हैं, समझ में आ गई इस तरह से। तो लेकिन वो हम आपको बाद में कभी बताएंगे। तो ये क्या है, नेगेटिव। नेगेटिव वाक्य जो बनाएंगे तो सहायक सीधा तो नोट लगेगा नहीं, मान लीजिए टेंस के अकॉर्डिंग चलेंगे ना तो नोट सीधा नहीं लगेगा। तो क्या करेंगे, इज के बाद नोट लगाएंगे, तो क्या होगा, इज नॉट हो गया, ठीक है, इज नॉट हुआ। इसका अगर हम संक्षिप्त लिखेंगे तो क्या होगा, इजंट हो जाएगा। इज लिख करके और एन लिख देंगे और ऊपर से अपोस्ट्रोफी डाल करके टी लिख देंगे, तो क्या होगा, इज का इजंट हो गया, ठीक है ना। तो ये लिखने में और बोलने में दोनों में काम में आता है। ये भी हम लिखते हैं, इज नॉट भी लिखते हैं, और अगर हम बोलने की जैसे हमारे स्पोकन इंग्लिश की बात करें तो उसमें हम इजंट का यूज ज़्यादा करते हैं। इसके बाद में जैसे एम नॉट लिखते हैं, तो एम नॉट, ये क्या हुआ, एम के बाद में नॉट आया, तो ये क्या है कि नेगेटिव हुआ। नेगेटिव के लिए हम एम के बाद नॉट यूज कर सकते हैं, ये फुल फॉर्म है इनका। अगर हम इसको शॉर्ट बनाएंगे तो एम नॉट का क्या बनेगा, एंट हो जाएगा, एंट, ये क्या होगा, एंट, ये क्या है, इसका नेगेटिव वर्ड होता है ये। या फिर इसको आप एम नॉट को आप आरंट में भी लिख सकते हो, मैंने ऐसा कई बार देखा है। तो ये भी आरंट में एंट लिख दे तो आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगी इसमें। और एम नॉट का क्या होता है, आरंट, जैसे आरंट इसका आप लिख सकते हो, ठीक है ना। ये एक विकल्प मान लीजिए कि जब ऐसा समझ में नहीं आए तो आप फिर ये लिख सकते हो, ये गलत नहीं होगा। अब उसके बाद में जैसे आर नॉट होता है ना, आर के बाद में हम नॉट लगाएंगे तो क्या होगा, आरंट, क्या हो जाएगा, आरंट हो जाएगा। ये लिखा आर और इसके बाद में एन लिख करके अपोस्ट्रोफी डाल करके ये लिख दीजिएगा, तो आरंट हो जाएगा। ये हुआ नेगेटिव बनाने के लिए। वाक्य में जब हम वाक्य को नेगेटिव बनाएंगे तो हम इस तरह से आप वाक्य को बनाएंगे। अब यदि मान लीजिए आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप इस तरह से आप लिख दें, इज नॉट कर दें, सही होगा, एम नॉट कर दें, सही होगा, आर नॉट कर दें, सही होगा। तो आप अगर ये वाले समझ में नहीं आ रहे तो ये वाले लिख सकते हैं, कोई इसमें गलती नहीं हो सकती आपकी। तो आगे क्या है कि हम थोड़ा सा इसको आगे
लेते हैं, इसको मिटा रहा हूँ। तो इसके बाद में जो है साथियों, अब क्या है कि ये नेगेटिव हो गया। अब नेगेटिव के बाद में हम इंट्रोगेटिव कैसे बनाते हैं ये आपको बताने वाला हूँ। इंट्रोगेटिव यहाँ लिखते हैं इंट्रोगेटिव, INTERRO, इंट्रोगेटिव GATIVE। इंट्रोगेटिव मीन्स यहाँ हो जाएगा यानी प्रश्नवाचक वाक्य। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, इज या एम, ठीक है ना, इज या एम या आर, इन तीनों में से किसी जो भी उसमें सुटेबल है, जो उसमें आ रहा है उसको लिखेंगे। तो वाक्य का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल में होना चाहिए। और अगर किसी व्यक्ति का नाम सेंटेंस के बीच में आ रहा है तो उसके नाम का पहला अक्षर जो है वो कैपिटल लेटर में यानी पहली BCD में उसको लिखते हैं। या किसी गांव का नाम, किसी शहर का नाम, किसी देश का नाम, किसी राजधानी का नाम, ठीक है ना, किसी भी प्रकार का मान लीजिए नाम आ रहा है तो नाम जो है वो प्रॉपर नाउन होता है और उस नाम को हम क्या करते हैं, पहला लेटर जो होता है उसका पहले BCD में लिखते हैं, अर्थात कैपिटल लेटर में लिखते हैं, ठीक है। बाकी जो उसके अक्षर होते हैं वो स्मॉल लेटर्स में हम लिखते हैं, ठीक है, आप समझ चुके होंगे। तो क्या करते हैं इसके बाद में इनको आप पहले तीनों में से कोई एक लेना है, ठीक है ना, जो उसमें सब्जेक्ट होगा उसके अनुसार ये लगता है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, उसके बाद में हम सब्जेक्ट को निर्धारित करते हैं। यहाँ सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद में क्या होगा, सब्जेक्ट के बाद में ING वर्ग यानी कि वर्ग जो होगी उसमें हम क्या जोड़ेंगे, ING। क्या जोड़ेंगे इसमें, ING। वर्ब कौन सी होगी, फर्स्ट। सेकंड वर्ब, सेकंड फॉर्म की और थर्ड फॉर्म की कभी ING नहीं लगा करती, तो सेकंड फॉर्म में और थर्ड फॉर्म में कभी ING नहीं लगाएंगे आप, कभी नहीं लगता है ये। तो फर्स्ट फॉर्म में ही ING लगती है, नियम ये है। और वो भी ई को हटाकर, लास्ट में ई कई बार लिखा आता है ना, जैसे गिव लिखते हैं GIVE, तो ई को हटा करके ING लिखेंगे। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ बीच में बता रहा हूँ, ये जैसे मान लीजिए ये गिव है तो हमें ING जोड़नी है। क्या जोड़नी है, हमें इसमें जोड़ना है ING। तो क्या करेंगे इसका, इसमें हम क्या लिखेंगे, इसका हो जाएगा जैसे GIVING, गिविंग, ये बन गया। आगे समझिए, तो ये जेरन का भी काम करता है, ये पार्टिसिपल का भी काम करता है, ठीक है ना। जैसे आप ये वर्ब तो है ही है, वर्ब का गुण तो इसमें हमेशा रहेगा, लेकिन ये काम किसका करता है, अगर जेरन का काम करता है तो ये जेरन कहलाएगा, नाउन का काम करता है तो जेरन कहलाएगा। यदि ये पार्टिसिपल का काम कर रहा है, ठीक है ना, एडजेक्टिव का काम कर रहा है तो ये एडजेक्टिव भी बन जाएगा, ठीक है। तो अगर इसको हम टेंस में ले रहे हैं तो ये पार्टिसिपल का काम भी कर रहा है, ठीक है, ये भी ध्यान रखनी है। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में और पास्ट कंटिन्यूअस में, फ्यूचर कंटिन्यूअस में और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में ING वर्ब का हम यूज करते हैं। टेंसों की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, तो वहाँ हम जो इसका यूज करते हैं, कंटिन्यूअस टेंस के अंदर ING वर्ब का यूज हमेशा हम करते हैं। तो आगे तो ये हुआ। इसके बाद में वर्ब के बाद में क्या करते हैं, इसके बाद है ऑब्जेक्ट लगाएंगे। यदि है तो ऑब्जेक्ट लगाएंगे, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो एडवर्ब है तो एडवर्ब लगा देंगे इसकी जगह। एडवर्ब है तो एडवर्ब लगा देंगे, जैसे नाउ है या एट दिस टाइम है, एट दिस मोमेंट है, जो भी है वो एडवर्ब इसके। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट के स्थान पर हमेशा एडवर्ब का हम यूज कर लेते हैं। यदि ऑब्जेक्ट है तो फिर ऑब्जेक्ट के बाद में एडवर्ब का यूज किया जाता है। ऑब्जेक्ट के होते उससे पहले कभी एडवर्ब का यूज नहीं हो सकता, ये आपको ध्यान में रखना होगा। पहले आप ऑब्जेक्ट लगाइए, वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट लगेगा। अगर ऑब्जेक्ट है, क्या या किसको वाला जवाब देना, वो चीज इसमें लगानी है। जैसे जैसे क्या का पुस्तक, जैसे मान लीजिए क्या खेलता है, फुटबॉल खेलता है, क्या खेलता है, क्रिकेट खेलता है, क्या पढ़ता है, पुस्तक पढ़ता है, ठीक है ना, किसको भेजा, उसको भेजा, हिम, हर, मी, देम, यू, ये सारे ऑब्जेक्ट भी हैं, तो इनको हम यहाँ लिख सकते हैं। ये किसको वाला जवाब देता है, ठीक है ना। उसके बाद में हम क्या करेंगे, ये लिखने के बाद में एडवर्ब है तो लिख सकते हैं, या अन्यथा आप जो समय है, समय सूचक शब्द जैसे एडवर्ब या एडवर्बियल जो मैंने बताया वो आप इसमें लिख सकते हैं, इसलिए हम इसको प्लस करके छोड़ देते हैं, उनको लिख देते हैं बाद में। या फिर एडिशनल जो भी वर्ड है, एडिशनल वर्ड जो भी, जैसे मान लीजिए इसमें OW अदर वर्ड कह लीजिए, मान लीजिए एडिशनल वर्ड जो होता है उसको हम इसमें लिखते हैं, जो अन्य शब्द होते हैं उनको लिख देते हैं आगे। और लास्ट में क्या करेंगे, प्रश्नवाचक है तो हम लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी लगाएंगे इसमें। ये लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे तो थोड़ा सा बिना क्वेश्चन मार्क के भी वाक्य क्वेश्चन माना जाता है, कई बार मैंने पढ़ाया है, तो इस तरह के जो पुस्तकों में आता है, और वो क्वेश्चन
उसी प्रकार से रहता है। अगर ये निशान, कई बार मैंने देखा है ये निशान नहीं भी होता है, फिर भी ये वाक्य प्रश्नवाचक रहता है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब पहले लगा हुआ है, ठीक है ना। पर हेल्पिंग वर्ब पहले लगा करके अंत में ये लगा देंगे तो ये बिल्कुल भी सही है, इसमें कहीं भी कोई कमी नहीं रहती। फिर ये पंक्चुएशन मार्क का बिल्कुल यूज हो गया, इसमें बिल्कुल सही है। उसके बाद में क्या करेंगे, अगर मान लीजिए इतना तो हो गया, इसके बाद में हम इसका जो स्ट्रक्चर है मान लीजिए, या फॉर्मूला मान लीजिए, जो फॉर्मूला होता है उसको हम लिखेंगे यहाँ। तो फॉर्मूला इसका क्या है, फॉर्मूला का मतलब होता है सूत्र, FORMULA। फॉर्मूला का मतलब क्या होता है, सूत्र, वाक्य यानी पॉजिटिव सेंटेंस का सूत्र इसमें क्या होगा, लिखने का जो फॉर्मूला क्या होगा, स्ट्रक्चर क्या रहेगा पॉजिटिव सेंटेंस का। तो आइए उसको लिखते हैं। सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट कौन होता है ये आपको बता दूं। सब्जेक्ट में केवल जैसे मान लीजिए या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। सब्जेक्ट दो चीज़ों से बनता है, या तो नाउन से बनता है, किसी व्यक्ति का नाम, किसी भी शहर का नाम, किसी भी चीज़ का नाम। मान लीजिए दुनिया में हर चीज़ है, हर चीज़ का कोई ना कोई नाम जरूर रखा हुआ है, तो वो नाम वाला चीज़ यहाँ आता है। या नाम नहीं आएगा तो उसके स्थान पर जो प्रोनाउन है उसका यूज़ हम कर सकते हैं। उसे जो रिसेंबल है ना, उसमें जो आने वाला, उसकी जगह पर जो आने वाला शब्द होता है उसको हम यहाँ प्रोनाउन के रूप में रख सकते हैं। जैसे ही है, सी है, इट है, आई है, वी है, यू है, दे है, ये प्रोनाउन है। तो इनमें से किसी को भी हम लिख सकते हैं। या मान लीजिए दिस या दैट का भी हम इसमें यूज कर सकते हैं। दिस दैट भी सब्जेक्ट के रूप में यूज किए जाते हैं। उसके बाद में देयर से अगर मान लीजिए शुरू हो रहा है तो सेंटेंस तो आ जाएगा इस प्रकार का, जो टेंस है टेंस के अकॉर्डिंग सेंटेंस तो बन जाते हैं। अगर वो देयर से बन रहा है वाक्य, तो देयर में सहायक क्रिया, जैसे मान लीजिए देयर इज है, देयर आर है, देयर वॉज है, या देयर वर है, ये सब कैसे निर्धारित करते हैं। ये देयर से, देयर जब आप लिखेंगे तो देयर के लिखने के तुरंत आपको ये पता नहीं होगा, जब तक आप नहीं जानते हैं तब तक आपको ये मालूम नहीं होगा कि अब आगे इज लगाएं, आर लगाएं या एम लगाएं, क्या लगाएं। तो इसमें ऐसा है कि आगे जो आने वाली जो संज्ञा होती है ना, उस संज्ञा को आप देख लीजिएगा। यानी वो जैसे कि बॉयज है, आप बॉयज लिखना चाहते हैं तो देयर आर सम बॉयज, ठीक है ना। तो बॉयज से पहले आपने क्या लगा दिया, आर लगा दिया। तो आपको पता था कि बॉयज लिखने वाला हूँ, तभी तो आर लगाया गया है ना। अगर मान लीजिए एक आपको समस्या है तो आप क्या कहेंगे, देयर इज ए प्रॉब्लम, देयर इज ए प्रॉब्लम। तो एक समस्या है, वहाँ एक समस्या ये नहीं होगा, क्योंकि देयर का अपना कोई अर्थ नहीं होता। शुरू में अगर ये आता है तो इसका अपना कोई अर्थ नहीं होगा, ठीक है ना। इट का भी अपना कोई प्रारंभिक अर्थ नहीं होता। अगर वो कई बार अर्थ इसका बन भी जाता है, मान लीजिए अगर ज़्यादा स्पष्ट होता है जिसका अर्थ बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें क्या है कि अब आगे जो सब्जेक्ट होगा नाउन या प्रोनाउन लगेगा इसके स्थान पर। उसके बाद में हम क्या करेंगे, इज या एम या आर, तीनों में से किसी एक को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करते हैं और लिखते हैं। इसके बाद में हम क्या करेंगे, प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे और उसके बाद में उसके साथ में क्या जोड़ेंगे, अंत में आईएनजी वर्ब जोड़ देंगे, तो ये पार्टिसिपल फॉर्म बन जाएगा। उसके बाद में हम क्या करेंगे, यदि ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लिखेंगे, नहीं है तो एडवर्ब लिखेंगे, ठीक है ना। एडवर्ब यानी कि एडवर्बियल्स लिख सकते हैं। इसके बाद में हम क्या करेंगे, प्लस में अगर फिर भी कोई कुछ है, कारण दर्शाने वाले कोई शब्द है, कुछ भी है, तो उसको हम लास्ट में लिखेंगे। या इंफिनिटिव है तो लिख सकते हैं, आगे इंफिनिटिव वर्ड लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्रीपोजिशन है तो हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन प्रीपोजिशन जो होता है जो नाउन या प्रोनाउन से पहले लिख सकते हैं, ठीक है ना। प्रीपोजिशन आता ही नाउन के पहले है, वर्ब के बाद, वर्ब के साथ में प्रीपोजिशन लगे ये जरूरी नहीं, ठीक है ना। तो और जैसे फिक्स्ड प्रीपोजिशन आते हैं जो वर्ब के बाद में दिखाए जाते हैं, ठीक है, वो एक समझाने का तरीका होता है। आगे देखते हैं, ये हुआ। तो एग्जाम्पल के लिए जो आज का एग्जाम्पल है हम उस पर थोड़ा सा नजर डालते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिख रहा हूँ मैं, अगर मान लीजिए मैं यहाँ लिखूँ कि अब पहला, जैसे मान लीजिए अब आपको लिखना है, जैसे वह पुस्तक पढ़ रही है, वह पुस्तक पढ़ रही है। इसमें मैंने कोई एडवर्ब नहीं दिया है, कब पढ़ रही ये बात इसमें नहीं दिखाई गई। इसमें केवल मैंने ये लिखा है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये चीज दिखाया है इसमें। तो वह पुस्तक पढ़ रही है ये लिखना चाहता हूँ, तो ये मिटा रहा हूँ ऊपर से, आपने नोट कर लिया होगा, समझ तो लिया है। तो अब क्या करते हैं कि अब लिखना है आगे। तो देखिए अब क्या करेंगे कि ये लिखना है कि वह पुस्तक पढ़ रही है, तो वह को क्या बोलेंगे, सी। पढ़ रही है, तो यहाँ से आपको पता चला कि रहा है तो ये पुल्लिंग होगा, रही है तो ये स्त्रीलिंग है ये। तो यहाँ से आपको पता चल गया होगा, सी लिखेंगे, क्या लिखेंगे,
वह के लिए सी लिखेंगे, क्योंकि ये फैमिली है, फैमिली के लिए हम सी लिखते हैं। तो सी सी क्या है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर प्रोनाउन है, इसके लिए हम इज लगाएंगे। सी इज क्या, अब सी इज वह है। अब क्या है कि हिंदी में तो आखिर, हिंदी में है जो शब्द है ये आखिर में आता है, लेकिन अंग्रेजी में ऐसा नहीं होता। अंग्रेजी में क्या होता है कि सब्जेक्ट के तुरंत है वाला जो है ये सब्जेक्ट के तुरंत आ जाता है, फिर हम इधर से ऐसे लिखते हुए बैक चलते हैं तो वाक्य बिल्कुल सही हो जाता है। जैसे मान लीजिए अब मैं लिखना हो कि वह पुस्तक पढ़ रही है, तो सी इज, वह क्या कर रही है, वो पढ़ रही है ना, वह पढ़ रही है, तो पढ़ रही है तो लिख दिया इज। अब क्या, पढ़ रही, पढ़ने को क्या कहते हैं, रीड, तो READ, रीड। क्या जोड़ना है, ING, ये रहा ING, तो क्या होगा, रीडिंग। तो इसका क्या बन गया, रीडिंग का मतलब है पढ़ रहा, पढ़ रही, पढ़ रहे, ये इतना हिंदी बनता है। रहा, रही, ये वाली चीज इसके साथ में जुड़ जाता है वर्ब के साथ में। जैसे रीड का मतलब होता है पढ़ना, नहीं पढ़ो, पढ़ना तो तब बनेगा ना जब, जैसे मान लीजिए इसका अगर अर्थ निकालेंगे रीड का, तो इसका अर्थ क्या बनता है, पढ़ो। क्या पढ़ो, रीड इंग्लिश, अंग्रेजी पढ़ो, आए ना समझे, रीड हिंदी, हिंदी पढ़ो। तो ये तो एक कमांड वाली बात हो जाती है। तो आगे अब क्या है कि अब पढ़ना, ना बनाना है तो इसके पहले हमें टू लिखना होगा, टू रीड, पढ़ना, टू रीड, पढ़ना, ये हुआ। टू स्टडी, अध्ययन करना, अध्ययन समझिए, टू सिट, बैठना, टू गो, जाना, टू लाफ, हंसना, टू शेयर, मिलना या देखना, ठीक है ना। तो इस तरह से टू लुक फॉर, समझ में आ गया ना, टू लुक फॉर यानी तलाश करना, ठीक है ना। तो इसी को जैसे मान लीजिए टू लुक फॉर, तलाश करना, तो इसको हम जैसे मान लीजिए टू नहीं लगाएंगे तो लुकिंग फॉर, ये भी हो गया तलाश करना। सिटिंग, बैठना, अगर हम इसको सब्जेक्ट के रूप में यूज कर रहे हैं तो गोइंग, जाना, ठीक है ना। लाफिंग, हंसना, डूइंग समथिंग, कुछ करना, तो ये क्या है कि सब्जेक्ट के रूप में हम इनका यूज कर रहे हैं। बाइंग, खरीदना, परचेजिंग, खरीदना, ठीक है, सेंडिंग, भेजना। तो इस तरह से आप कोई भी वर्ब में आईएनजी लगाएंगे तो भी वो नाउन है। अगर आप उस सब्जेक्ट के स्थान पर आप यूज करते हैं तो नाउन है वो। यदि आप वर्ब में टू लगा करके अगर सब्जेक्ट के स्थान पर रख रहे हैं तो भी वो नाउन का काम कर रहा है, ठीक है ना। तो ये हम पार्टिसिपल को हम जो है सब्जेक्ट के स्थान पर रखना चाहते हैं तो वो जेरंड का काम करेगा, नहीं नाउन का काम करेगा वो। जैसे मान लीजिए अभी मैंने बताया, जैसे गोइंग लिख दिया आपने, परचेजिंग कर दिया, बाइंग कर दिया, सेंडिंग कर दिया, लाफिंग कर दिया, ये अगर सब्जेक्ट के स्थान पर रख रहे हो तो ये नाउन का काम कर रहा है उस वक्त, तो इसको हम क्या कहेंगे, जेरंड, ये जेरंड कहलाएगा। अगर मान लीजिए आप सब्जेक्ट के स्थान पर टू प्लस में वर्ब रख रहे हो यानी इन्फिनेटिव का यूज करने जा रहे हो तो फिर ये क्या होगा, नाउन का काम करेगा वहाँ। तो ये टू इन्फिनेटिव क्या है, एज ए नाउन काम कर रहा है। तो आगे सी इज रीडिंग, वह पढ़ रही है। अब देखना है कि वह जैसे वह हमने लिखा, इसको पहले लिखिएगा, उसके बाद में क्या है वाला जो है यहाँ लिख दीजिएगा, एक हुआ। उसके बाद में पढ़ रही है लिखना है, ये पढ़ रही लिख दिया, ठीक है ना। उसके बाद में क्या क्या पढ़ रही है, पुस्तक पढ़ रही है। पुस्तक है या पुस्तकें हैं, पुस्तकें तो नहीं है, पुस्तक पढ़ रही है। तो एक बार में तो एक ही पुस्तक पढ़ेगी ना वो, सामने ये तो नहीं कि उसके चारों तरफ पुस्तक ही पुस्तक पढ़ी है, साथ में सारी पुस्तकें पढ़ रही है, ऐसा तो है नहीं। एक बार तो एक ही पुस्तक पर उसकी नजर जाएगी। तो इस तरह से जो पुस्तक एक है तो ए बुक, वह पुस्तक पढ़ रही है, तो इसमें हम ए बुक लिखेंगे, ए को बोला नहीं जाएगा, वह पुस्तक पढ़ रही है, इसकी हिंदी तो यही बनेगी, वह एक पुस्तक पढ़ रही है, ऐसा नहीं बोले क्योंकि ये ज़्यादा सही नहीं बैठता। सही बैठता है कि वह पुस्तक पढ़ रही है, ठीक है ना। ये ए लिखना है तो ये तो हम जानते हैं, आप जानते हैं। जैसे मान लीजिए ये सिंगुलर जो है ये नाउन है, इसके पहले नाउन होने के कारण ये सिंगुलर है, काउंटेबल नाउन है, इसके पहले हमने ए या एन या डी का यूज किया मान लीजिए, तो ए का यूज किया है, काउंटेबल है इसलिए, ठीक है। अगर अनकाउंटेबल नाउन होता तो हम ए का यूज नहीं कर पाते वहाँ, क्योंकि वो काउंटेबल नहीं है। जिस चीज़ को हम गिन सकते हैं वो काउंटेबल कहलाता है, जिस चीज़ को हम काउंट नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते हैं, मात्रा जिसकी होती है, क्वांटिटी होती है, क्वांटिटी लिखी जाती है, ठीक है ना। जिसकी संख्या नहीं होती उसकी क्वांटिटी होती है, मात्रा होती है। तो ऐसे के लिए हम ए एन का यूज नहीं करते हैं, डी का यूज तो कर सकते हैं, क्योंकि अगर निश्चितता दिखानी उसमें और उसके दूसरा बार हम उसका यूज कर रहे हैं, या उसको आप भी जानते हैं मैं भी जानता हूँ, ऐसी स्थिति में हम उसके आगे डी का यूज कर सकते हैं। जिस घटना को आप भी जानते हैं मैं भी जानता हूँ, या पहले की जो घटना सभी को ध्यान है, अगर हम उस पर कोई बात करना चाहते हैं तो हम डी का यूज कर सकते हैं, डी
एक्सीडेंट मान लीजिए कहीं पे हुआ हो तो सभी लोग जानते हैं उसको, क्योंकि एक ऐसी चीज होती है जिसको सभी लोग जानने लग जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो सी इज रीडिंग ए बुक, वह पुस्तक पढ़ रही है। वह पुस्तक नहीं पढ़ रही है तो क्या लिखेंगे यहाँ, सी इज, सी इजंट कर देते हैं, ठीक है ना। तो सी इजंट रीडिंग, सी इजंट रीडिंग, सी इजंट रीडिंग ए बुक, वह पुस्तक नहीं पढ़ रही है, ये हुआ। और आखिर में फुल स्टॉप लगाइएगा, क्योंकि फुल स्टॉप जब तक नहीं लगाओगे तब तक वाक्य कमी दिखाता रहेगा। जब आप फुल स्टॉप लगा दोगे तभी वाक्य पूर्ण माना जाएगा, क्योंकि जो वाक्य है उसका सेंस कंप्लीट हो गया तो फिर आगे फुल स्टॉप लगा दीजिएगा। अगर मान लीजिए सेंस अधूरा है तो आप आगे कॉमा लगा दीजिए, क्योंकि आगे कुछ और उसके बारे में बताना शेष रह गए हैं तो आप कॉमा लगा सकते हैं, ठीक है ना। आगे लिखते हैं। तो सी इजंट रीडिंग ए बुक, वह पुस्तक नहीं पढ़ रही है। अब तीसरा सेंटेंस हम इसका बनाने वाले, क्या वह पुस्तक पढ़ रही है, तो क्या के लिए हम क्या लिखेंगे इसमें, इज को हम पहले लिख देंगे। इज से रीडिंग, इज से रीडिंग ए बुक, क्या वह पुस्तक पढ़ रही है, ये हुआ। और आखिर में इंटरोगेशन मार्क लगाएंगे। तो क्या हुआ ये, क्या वह पुस्तक पढ़ रही है, क्या वह पुस्तक पढ़ रही है। तो इसको सहायक क्रिया को पहले लगाओगे तब इसका अर्थ बनेगा क्या वह। इज सी, क्या वह, सी इज वह, तो वह है को हम क्या वह लिखना है, तो इज को यहाँ से हटा करके आप पहले लगा दीजिएगा, जैसे इज सी के बाद में इज लगाए, वह है, ठीक है ना। तो इज सी कर देंगे, इज को पहले लगाएंगे और सी को बाद में लिखेंगे, तो क्या होगा, क्या वह, ऐसे क्या होगा अर्थ देने लग जाएगा। तो ये सहायक क्रिया से बनने वाले क्वेश्चन है जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो फ्रेमिंग क्वेश्चन में आपके लिए मददगार बनेगा, क्योंकि आगे फ्रेमिंग क्वेश्चन भी मैं कराने वाला हूँ। तो उसमें आपको, अगर आप इसको क्वेश्चन बनाना अगर आप यहीं से सीख रहे हैं, यहाँ टेंसों में आप सीख रहे हैं, ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर आप सीख रहे हो, तो फिर आप आगे फ्रेमिंग क्वेश्चन जब समझाएंगे तो वहाँ ये चीज़ें सेम यही चीज़ है, थोड़ा सा वहाँ और एक्स्ट्रा बताना पड़ेगा और फिर आपको ये चीज़ कंप्लीट हो जाएगी। बिल्कुल सरल है और तुरंत समझ में आ जाएगी, सिर्फ बहुत ही जल्दी समझ में आने वाली चीज़ है। आगे देखिए। अब क्या वह पुस्तक नहीं पढ़ रही है, तो ये इंट्रोनेगेटिव बन जाएगा। ये तो है पॉजिटिव सेंटेंस या एफर्मेटिव सेंटेंस आप कह सकते हैं इसको, सी इज रीडिंग ए बुक, और सी इजंट रीडिंग ए बुक, वह पुस्तक नहीं पढ़ रही है, तो ये क्या हुआ, नेगेटिव सेंटेंस है, ये नकारात्मक वाक्य। अगर हम इसको प्रश्नवाचक बना रहे हैं, इज सी रीडिंग ए बुक, क्या वह पुस्तक पढ़ रही है, तो इसका क्या होगा, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है, यानी प्रश्नवाचक वाक्य। और हम चौथा वाक्य इसका एक और बनाते हैं, क्या वह पुस्तक नहीं पढ़ रही है, क्या भी लगाना है और साथ में नहीं वाला शब्द भी उसके साथ जोड़ना है। तो क्या नहीं, क्या वह पुस्तक नहीं पढ़ रही है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इस तरह लिखते हैं। तो इज को हम पहले लिख देंगे, इज सी लिख देंगे, इज सी नॉट, नॉट को हम यहाँ भी लिख सकते हैं, इजंट सी ऐसे भी लिख सकते हैं, नॉट इज नॉट सी ऐसे लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। इज के साथ में नोट को जोड़ करके आप यहाँ लिख सकते हो तब सही है, या फिर नोट को अंदर वाले हिस्से में लिख सकते हो, जैसे अब लिखा है, इज से नॉट रीडिंग, इज से नॉट रीडिंग ए बुक, क्या वह पुस्तक नहीं पढ़ रही है, तो अंत में क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। तो ये कंप्लीट हुआ एक सेंटेंस। तो एक सेंटेंस के आपको कितने वाक्य मिले, 4। तो आप एक वाक्य से 4 वाक्य बनाने सीखेंगे ना, 3 और एक्स्ट्रा मोर बनाएंगे, तब आपका अध्ययन जो है वो बढ़ेगा, आपकी जानकारी बढ़ेगी, आपका नॉलेज बढ़ेगा, और आप हर प्रकार का वाक्य, पॉजिटिव कैसे बनता है, नेगेटिव कैसे बनता है, इंट्रोगेटिव कैसे बनता है, आपको ये नॉलेज बनेगा, फिर आप बना सकते हैं। तो आप इसको इस प्रकार के जो सेंटेंस बनाना सीखेंगे, थोड़े थोड़े छोटे छोटे वाक्यों से आप शुरू कीजिएगा, तो ये ऐसे अगर आप इस तरह से बनाना सीख जाते हैं तो आप इंग्लिश में कहानियाँ लिख सकते हैं जो पास्ट टेंस पर आधारित होती है। वो पास्ट टेंस अब आगे आने वाला टेंस होगा, प्रेजेंट टेंस के 4 भाग पूरे होने के बाद ही पास्ट टेंस शुरू करेंगे, उसमें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो कहानियाँ उससे आप लिख सकते हो। कहानियाँ बनने के बाद में आप इन्हीं टेंसों के जरिए आप लेख लिख सकते हो, पैराग्राफ लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, पैराग्राफ लिख सकते हो, और किसी भी क्वेश्चन का आंसर देने में भी आप इनका यूज़ कर सकते हो। अगर मान लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ है, नीचे पैराग्राफ दे देते हैं, इंग्लिश का नीचे पैराग्राफ दिया हुआ है, नीचे क्वेश्चन दिए हैं उसके, कि अब कहते हैं कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, तो दिए गए, जैसे मान लीजिए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, उसमें लिखा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ठीक है, आउट ऑफ एनी 2, मान लीजिए कोई दो में से उत्तर देना है, आउट ऑफ, ठीक है ना, आउट ऑफ एनी 2, किन्हीं 2 के उत्तर दीजिए, किन्हीं 2 में से उत्तर दीजिए। अगर मान लीजिए आप कोई उत्तर देना चाहते हो तो आपको क्या करना है उसमें से, कि
जो पैसेज है, आप पैसेज को थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। आपको पता चलना चाहिए कि इसका थोड़ा सा ये मैटर क्या है, ये आपको पता चले किस लेसन में आया होगा। तो पहले से लेसन आपका पढ़ा हुआ होगा तो जल्दी समझ में आएगा। उसके बाद में आप क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपका जिस टेंस में क्वेश्चन बना हुआ है उत्तर उसका उसी टेंस में देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ये नहीं कि आपका जो क्वेश्चन है वो पास्ट का है, आप उत्तर दे रहे हैं प्रेजेंट में, तो उत्तर बिल्कुल गलत हो जाएगा। यदि आपका क्वेश्चन पास्ट का है तो उत्तर भी आप पास्ट टेंस में देंगे। यदि आपका प्रश्न जो है, अगर आपका प्रश्न पास्ट में है तो उत्तर भी पास्ट में दीजिएगा। अगर आपका क्वेश्चन जो है प्रेजेंट में है तो आंसर भी प्रेजेंट में दीजिएगा, ठीक है ना। तो जैसा क्वेश्चन जिस टेंस का है उसको उसी टेंस में उत्तर दीजिएगा, और आधा उत्तर हमें क्वेश्चन के अंदर से मिल जाता है। सिर्फ हम डब्ल्यूएच वाले जो शब्द हैं, क्वेश्चन वर्ड है, उसको हटा दें और बाकी जो बचता है उसको हम थोड़ा सा उत्तर की तरह लिखें। सब्जेक्ट डालें, वर्ब लगाएं और उसके बाद में ऑब्जेक्ट लगाएं, थोड़ा सा उसमें से उत्तर हम मिल जाता है हमें। तो आधा उत्तर हमें क्वेश्चन से मिलता है और आधा जो मेन पॉइंट ऑफ योर आंसर जो होता है उसको हम पैसेज के अंदर से लिखते हैं। तो उसमें बिल्कुल एक छोटा सा हमें टुकड़ा सा लिखना पड़ता है, तो ये पूरा आंसर बनता है और सटीक नंबर आपके बन जाते हैं, मिल जाता है। इसमें आधा नंबर भी आपका कटता नहीं है। तो आइए आगे। तो ये हुआ, हम सेकंड सेंटेंस की तरफ अब रुख करते हैं। हमारा दूसरा जो सेंटेंस है, जैसे मान लीजिए कि अब लिखना है कि जैसे मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ, मान लीजिए। तो इसमें मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ, तो मैं लेकर के मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ, ठीक है ना। मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ, ठीक है ना, खेल रहा हूँ। इसमें भी मैंने कोई एडवर्ब नहीं दिया है, मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ, ये लिखना है आपको। मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ, तो ये लिखना है। तो आप क्या करेंगे, आई के लिए क्या लगेगा, एम, आई एम। और प्ले में क्या होता है, खेलना। तो ये प्ले में खेलना, तो प्ले के साथ हम क्या जोड़ेंगे, आई एम जी जोड़ देंगे। तो क्या होगा, आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूँ, ठीक है ना। मैं खेल रहा हूँ, क्या खेल रहा हूँ, फुटबॉल। तो फुटबॉल लिखना है तो सीधा ही फुटबॉल लिखना होगा। इसके आगे दे नहीं लगाना है, क्योंकि खेलों के नाम के आगे कभी हम दे का यूज नहीं करते हैं, और इसके आगे ए एन का भी यूज नहीं करते हैं। ए फुटबॉल या एन फुटबॉल ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि ये खेलों के नाम के आगे ये ऐसे नाम होते हैं जिनके आगे कभी ए एन का यूज हम नहीं करते हैं। खेलों के नाम के आगे ए एन डी का यूज नहीं करते। जैसे क्रिकेट लिखना है तो दी क्रिकेट नहीं लिख सकते, सीधा क्रिकेट लिखिएगा। प्लेइंग क्रिकेट, प्लेइंग टेनिस, प्लेइंग फुटबॉल, इस तरह से क्या खेलना है वो खेलों के नाम लिखने हैं, सीधे लिखने हैं। तो आई एम प्लेइंग फुटबॉल, तो फुटबॉल, फुटबॉल नहीं होता है, फुटबॉल होता है, ठीक है ना, उच्चारण इसका सही होता है जरूर। तो इसमें आई एम प्लेइंग फुटबॉल, आई एम प्लेइंग फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ। मैं फुटबॉल नहीं खेल रहा हूँ, तो फिर क्या बनेगा इसका, आई एम नॉट प्लेइंग फुटबॉल, मैं फुटबॉल नहीं खेल रहा हूँ, फुटबॉल मैं नहीं खेल रहा हूँ, ठीक है ना। अब हमें तीसरा सेंटेंस बनाना है, क्या मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ, तो कैसे बनेगा ये आगे मैं बताने वाला हूँ, देखिए। अब क्या है कि इसमें क्या मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ ऐसे बनाना है। तो क्या मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ, तो एम को आप पहले लगा लीजिएगा। टेंस सिखा रहा हूँ, ये फ्रेमिंग क्वेश्चन नहीं है। मैं जानता हूँ कि फ्रेमिंग क्वेश्चन में हम आई को और बी को यू में चेंज करते हैं, ठीक है ना। भला कोई व्यक्ति कभी खुद से क्वेश्चन पूछेगा क्या मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, क्या मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ, क्या खुद को पता नहीं है क्या कर रहा हूँ मैं, पता होता है। लेकिन ये टेंस सिखा रहा हूँ मैं, टेंस का एक अपना एक रोल होता है, एक नियम है, उस नियम के अनुसार मैं आपको टेंस सिखा रहा हूँ। अगर मान लीजिए फ्रेमिंग क्वेश्चन में जाएंगे तो आई वी को यू में चेंज कर देंगे। आई वी के जो भी फॉर्म से 5 फॉर्म बनते हैं, प्रत्येक प्रोनाउन के 5 रूप होते हैं। तो हम क्या करते हैं, आई के 5 रूप हैं, वी के भी 5 रूप है, इनको हम यू के 5 रूपों में चेंज कर देते हैं। मान लीजिए प्रश्न बनाते समय अगर मान लीजिए आंसर में यू आया हुआ है, तो जरूरत के अनुसार, जरूरत के हिसाब से हम आई या वी में उसको चेंज कर लेते हैं, ठीक है ना। माई योर में बदल जाएगा अगर मान लीजिए है तो, या योर होता है तो उसको माई में या आवर में बदल लीजिएगा, जैसा है उसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, मैं आगे बताने वाला हूँ। तो ये क्या है, एम आई, क्या मैं, एम आई प्लेइंग, क्या मैं खेल रहा हूँ। ये सिर्फ टेंस की पूर्ति है, टेंस की पूर्ति कर रहा हूँ, या आपको सिखा रहा हूँ कि हिंदी से अंग्रेजी कैसे बनती है, ये सिखा रहा हूँ। अब मान लीजिए ये नहीं कि मैं खुद, भला कोई व्यक्ति खुद से क्वेश्चन नहीं करेगा, हम अच्छी तरह समझ पाते हैं कि समझाने का जरिया है आपको। तो एम आई प्लेइंग फुटबॉल, एम आई प्लेइंग फुटबॉल, क्या मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ। एम आई प्लेइंग फुटबॉल, क्या मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ, ये हुआ।
क्या मैं फुटबॉल नहीं खेल रहा हूँ? इसको कैसे बनाएंगे? एम लिखेंगे पहले, एम आई नॉट प्लेइंग, एम आई नॉट प्लेइंग, एम आई नॉट प्लेइंग फुटबॉल। क्या मैं फुटबॉल नहीं खेल रहा हूँ? क्या मैं फुटबॉल नहीं खेल रहा हूँ? तो क्वेश्चन मार्क दोनों में लगेगा, क्योंकि दोनों, ये तो इंट्रोगेटिव है, ये तो नेगेटिव भी है, ठीक है ना। तो इस तरह से इसको अब आपने देख लिया, समझ लिया है। अब आगे लिखता हूँ मैं। अब ये तीसरा सेंटेंस मान लीजिए, तीसरा सेंटेंस है। अब जैसे इसमें मैं लिखने वाला हूँ, जैसे जैसे लिखना है कि हम शाम का भोजन खा रहे हैं, तो हम शाम का भोजन खा रहे हैं। जैसे आप हिंदी लिखोगे इसकी, हम शाम का, ये शाम होती है, इसका शाम नहीं होता है, शाम नहीं होता है, शाम होता है, शाम। यानी इवनिंग को शाम कहते हैं, शाम नहीं कहते हैं। तो इसमें अशुद्धियाँ होती है। हम शाम का, जैसे मान लीजिए हम शाम का भोजन खा रहे हैं, तो रहे हैं ये पहचान आ गई है। हम शाम का भोजन खा रहे हैं, यानी शाम हो गई तो हम शाम का भोजन खा रहे हैं, ये लिखना है। तो हम को क्या बोलेंगे? वी के बाद साइन क्या लगेगी? आर। वी आर। अब टेकिंग करिए, चाहे ईटिंग करिए, चाहे हैविंग करिए, हैव मेनी भी। अब इसमें क्या होगा? हैविंग भी आप कर सकते हो। हैविंग, जैसे वी आर हैविंग, हम खा रहे हैं। हैव का यूज हम करते हैं खाने या पीने की चीज के लिए, हैविंग कर देंगे। पीने की चीजें तो भी हैव कर सकते हैं, खाने की चीजें तो भी हम हैव कर सकते हैं, खरीदने की बात हो रही तो भी हैव का यूज कर सकते हैं, कोई वस्तु आपके पास में है तो भी हैव का यूज कर सकते हैं, लेना है, देना है, पाना है, इन तमाम चीजों में हम हैव का यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। इस तरह से आप समझिएगा। तो वी आर हैविंग कर सकते हो, वी आर हैविंग द इवनिंग, शाम का भोजन है, वी आर हैविंग द इवनिंग मील, ठीक है ना। हम शाम का भोजन खा रहे हैं। वी आर ईटिंग द इवनिंग मील, हम शाम का भोजन खा रहे हैं। वी आर हैविंग द इवनिंग मील, हम शाम का भोजन खा रहे हैं, ये भी हुआ। अब अगर मान लीजिए हम यहाँ टेकिंग करें तो भी कर सकते हैं। तो वी आर टेकिंग द इवनिंग मील, हम शाम का भोजन ले रहे हैं ना, मतलब खाने का। ले रहे हैं तो खाएंगे, लेंगे किस लिए? खाने के लिए ना। तो बस खाने की बात हो रही है उसमें, ये समझिएगा। तो इसमें क्या होगा? वी आर हैविंग द इवनिंग मील, हम शाम का भोजन नहीं खा रहे, ठीक है ना। तो क्या होगा इसका? ये बन जाएगा वी आर नॉट हैविंग द इवनिंग मील, हम शाम का भोजन नहीं खा रहे हैं। क्या हम शाम का भोजन खा रहे हैं? तो अब क्या करेंगे? आर लगाएंगे पहले, आर वी, आर वी हैविंग, क्या हम खा रहे हैं? आर वी हैविंग द इवनिंग मील, इवनिंग मील, क्या हम शाम का भोजन खा रहे हैं? तो ये प्रश्नवाचक हुआ। क्या आप शाम का भोजन नहीं खा रहे हैं? तो क्या करेंगे? आर वी नॉट हैविंग, तो ये हैविंग हुआ, ठीक है ना। आर वी नॉट हैविंग द इवनिंग मील, इवनिंग मील, तो ये हुआ कंप्लीट, वाक्य पूरा हो गया, परफेक्ट हो गया, सही। तो अब इस तरह से हम क्या है कि एक वाक्य के 4 वाक्य बनाते हैं। ये मैं आपको इसलिए करा रहा हूँ कि आपके कोई कमी नहीं रहे, आप समझिएगा बिल्कुल। एक से एक वीडियो मैं आपके लिए तैयार कर रहा हूँ और अपलोड कर रहा हूँ, हर दिन एक वीडियो आपके लिए मैं भेज रहा हूँ, ठीक है ना। तो आप इनको सीखिएगा और लाभ उठाइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने किसी एक मित्र को अवश्य ही इसको शेयर कीजिएगा, क्योंकि जब इतना कुछ हम कर रहे हैं तो आप, मेरा एक लाइक तो बनता ही है, आप एक लाइक कीजिएगा। तो आगे करा रहा हूँ, देखिए अगला जो सेंटेंस है उसको मैं आपको करा रहा हूँ। जैसे अब लिखने वाला हूँ मैं यहाँ कि एडवर्ब को साथ में लेकर के आप ध्यान रखिएगा। तो अब क्या है कि ये फोर्थ में हुआ, चौथा सेंटेंस जैसे मान लीजिए, अब वे इस समय
फिल्म देख रहे हैं, वे इस समय फिल्म देख रहे हैं, ठीक है ना। वे इस समय फिल्म देख रहे हैं, तो रहे हैं। अब इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट भी है और एडवर्बियल भी है इसमें, ठीक है ना, और सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, हेल्पिंग वर्ब भी है, सभी चीजें इसमें। तो देखिए आगे, वे इस समय फिल्म देख रहे हैं, कौन सी फिल्म देख रहे हैं ये नहीं बताएगी इसमें। तो वे को क्या बोलेंगे, दे बोलेंगे। दे के लिए क्या लगेगा, आर। दे आर क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो वॉच में क्या होता है, देखना, WATCH। जब हम टकटकी लगाकर देखते हैं कोई चीज, जैसे मान लीजिए गौर से देखते हैं, गौर से देखने को क्या कहेंगे, वॉच, ठीक है ना। हम पिक्चर को, फिल्म को देखते हैं तो गौर से देखते हैं, ठीक है ना। तो ये साधारण देखना नहीं, गौर से देखने को वॉच कहते हैं। तो दे आर वॉचिंग ए, जैसे फिल्म कहिए तो फिल्म लिख देते हैं, FILM, फिल्म लिख देते हैं, ठीक है ना। दे आर वॉचिंग ए फिल्म, दे आर वॉचिंग ए मूवी भी आप लिख सकते हो। दे आर वॉचिंग ए मूवी एट दिस टाइम, इस समय, है ना। तो आप क्या लगाएंगे, एट दिस टाइम। तो आप यहाँ एट दिस टाइम कर सकते हैं। तो दे आर वॉचिंग ए फिल्म एट दिस टाइम, वे इस समय एक फिल्म देख रही है, तो मूवी देख रहे हैं। वे इस समय मूवी नहीं देख रहे हैं, तो क्या हुआ, नेगेटिव ना। तो क्या करेंगे, दे आर नॉट वॉचिंग, वॉचिंग कर दिए ना, दे आर नॉट वॉचिंग ए फिल्म, एट दिस टाइम, ठीक है ना। ये हुआ, और आखिर में फुल स्टॉप लगा देते हैं, ये लगा दिया फुल स्टॉप। दे आर नॉट वॉचिंग ए फिल्म एट दिस टाइम, ये हुआ नेगेटिव में। इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक बनाएंगे तो कैसे बनेगा, ये आर को हम पहले लगाएंगे, आर दे वॉचिंग, क्या वे देख रहे हैं, आर दे वॉचिंग ए फिल्म, एट दिस टाइम, इस समय क्या वे फिल्म देख रहे हैं। तो अंत में क्या लगाना है, क्वेश्चन मार्क लगाना है। आर दे वॉचिंग ए फिल्म एट दिस टाइम, क्या वे इस समय फिल्म देख रहे हैं, ये हुआ। चौथा सेंटेंस बनाना है, तो आइए इसको बनाते हैं। तो पहले क्या लिखेंगे, आर दे नॉट वॉचिंग, क्या वे नहीं देख रहे हैं, आर दे नॉट वॉचिंग ए फिल्म, एट दिस टाइम, इस समय क्या वे फिल्म नहीं देख रहे हैं। तो एक वाक्य के कितने वाक्य बन जाते हैं, 4 वाक्य बनते हैं। आइए अगला वाक्य बना ले, तो ये और समझ लीजिए। इस तरह से अब ये आते हैं। अब देखना ये है कि अब एग्जाम में कैसे आता है, ये थोड़ा सा मैं वो भी और बताने वाला हूँ। तो पहले आप बना लीजिए, जैसे मान लीजिए कि वह अंदर बैठा हुआ है, अगर हम ऐसे लिखें, कैसे लिखेंगे इसको, जैसे मान लीजिए 5वां क्वेश्चन है हमारा, 5वां है, तो वह अंदर बैठा हुआ है, ऐसे लिखना है। यानी बैठने के काम को वो किए हुए है। जैसे आप लिखते हैं ना कि जैसे वह खड़ा है, ऐसा नहीं, वह खड़ा रहने का काम किए हुए है, नहीं उसका खड़ा रहना जारी है, ये बताना है आपको। वह अंदर बैठा हुआ है, तो क्या लिखेंगे, ही लिख करके इज लिख देंगे, ही इज सिटिंग, सीट। अब ये क्या है, सीट है। अब इसमें हम आईएनजी जोड़ेंगे, तो टी से पहले क्या है, स्वर है, आई क्या है, स्वर है, तो डबल टी कर देंगे, एक टी को डबल टी बना देंगे, और उसके बाद में आईएनजी लिख देंगे, तो क्या हुआ, सिटिंग, ही इज सिटिंग। वह बैठा हुआ है, इतना तो बन गया। कहाँ बैठा हुआ है, अंदर, तो इनसाइड कर देंगे, इनसाइड, INSIDE, इनसाइड। कमरे के अंदर बैठा हुआ है तो इनसाइड दी रूम भी कर सकते हो, कमरे के भीतर, ठीक है, या इन दी रूम भी कर सकते हैं। तो ही इज सिटिंग इनसाइड, वह अंदर बैठा हुआ है।
वह अंदर नहीं बैठा हुआ है, तो फिर क्या लिखेंगे इसका? तो ही इज नॉट सिटिंग, he is not sitting inside, वह अंदर नहीं बैठा है। क्या वह अंदर बैठा है? तो कैसे लिखेंगे इसको? is he sitting inside, क्या वह अंदर बैठा हुआ है? तो क्वेश्चन मार्क लगाना है आखिर में, तो ये वाक्य बन गया, इज ही सिटिंग इनसाइड, क्या वह अंदर बैठा हुआ है? ये हो गया। हमें चौथा वाक्य बनाना है, क्या वह अंदर नहीं बैठा हुआ है? तो ऐसे बनाना है, तो फिर क्या लिखेंगे? इज लिख करके, इज ही नॉट सिटिंग इनसाइड, INSIDE, इज ही नॉट सिटिंग इनसाइड, क्या वह अंदर बैठा हुआ नहीं है? या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, isn't he sitting inside, क्या वह अंदर बैठा हुआ नहीं है? तो ऐसे हम पहुंचने के लिखने, इस तरह से हम लिखेंगे, तो ये क्वेश्चन जो है पूछने के लिए लिख सकते हैं, इस तरह आगे लिखते हैं। अगला देखिए, अब जैसे मान लीजिए अगला हम लिखते हैं, जैसे अब अगला जो सेंटेंस है हमारा 6 नंबर, ये देखिएगा, जैसे मान लीजिए कि अब लिखते हैं कि वह अब रो रही है, वह अब रो रही है, ऐसे लिखना है। क्या कर रही हो? रोने का काम कर रही है, ठीक है। तो शी लिखेंगे, शी इज, अब रोने को क्या कहते हैं? या तो वीप या क्राई, तो यहाँ लिखेंगे क्राई, शी इज क्राइंग, वह रो रही है। तो कब? अब, तो नाउ लिख दीजिएगा, शी इज क्राइंग नाउ, वह अब रो रही है, शी इज क्राइंग नाउ, वह अब रो रही है, वह अब नहीं रो रही है, शी इज नॉट क्राइंग नाउ, तो ऐसे लिखेंगे इसको, शी इज नॉट क्राइंग नाउ, वह अब नहीं रो रही है, क्या वह अब रो रही है? इज शी क्राइंग नाउ, इज शी क्राइंग नाउ, क्या वह अब रो रही है? ये हुआ इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया ये। अब हमें इंट्रोनेगेटिव बनाना है, तो isn't she crying now, या तो हम ऐसे लिखें, या फिर is she not crying now, क्या वह अब नहीं रो रही है, ऐसे हो जाएगा ये। तो क्या करते हैं, इसको लिखते हैं आगे इस तरह, is she not, या तो नोट को यहाँ लिखे तो इसके साथ में जोड़कर लिख दे शॉर्ट करके, ठीक है ना, और यानी इसका एब्रिविएशन कर दे, थोड़ा संक्षिप्तीकरण कर दे, या फिर मान लीजिए हम नोट को अंदर वाले हिस्से में पूरा लिख दें, फिर अंदर वाले नोट लगाना है तो अंदर वाले हिस्से में लगा दें। तो इज शी नॉट क्राइंग नाउ, क्या वह अब नहीं रो रही है? तो ये एक वाक्य के 4 वाक्य बन जाते हैं। तो अब देखना है कि अब मैं आपको एक वाक्य बनाने के लिए दे रहा हूँ, अब मैं आपके लिए एक वाक्य दे रहा हूँ जिसे आप बनाइएगा और प्रेषित कीजिएगा कि आपको बनाया ना आया या नहीं आया, ये मैं चेक करूंगा, जांच करके आपको बताऊंगा। तो आइए, अगला जो सेंटेंस है ये आपको बनाना है, मैं आपके लिए वाक्य छोड़ रहा हूँ, ठीक है ना, आप कीजिए ऐसे। अब लिखना है कि वह पेड़ की ओर देख रहा है, वह पेड़ की ओर देख रहा है, यानी पेड़ की तरफ देख रहा है, या पेड़ की ओर देख रहा है, वह पेड़ की ओर देख रहा है, वह पेड़ की तरफ देख रहा है। तो ये क्या है कि बहुत ही छोटे छोटे सेंटेंस मैंने आपको बताए हैं, और आगे छोटे छोटे सेंटेंस जब आपको बनाने आएंगे ना, तो बड़े बड़े सेंटेंस भी बनाने आ जाएंगे। जो चलना सीख जाएगा वो दौड़ना तो स्वतः ही सीख जाएगा, आप समझते हो। तो जो टिकेगा वही सीखेगा, ये निश्चित है। अगर आप बैठेंगे पढ़ने के लिए तो आप जरूर उसमें सीखेंगे।
पढ़ाई के संदर्भ में आप अगर 10 मिनट भी लगाते हैं ना, तो ये कभी बेकार नहीं जाएगा। ये हमेशा जीवन में कभी ना कहीं भी काम ही आएगा। तो दैट्स ऑल फॉर नाउ टुडे। Thank you so much for watching this video.